हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ पॉलिटी। इस वीडियो में हम लोग डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले पार्ट 4, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 कहता है डीपीएसपी। उसके अंदर डीपीएसपी है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये जो डायरेक्ट डीपीएसपी है ये हम लोग ने कहाँ से लिया है? वो हम लोग ने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और आयरलैंड ने कहाँ से लिया है? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि डीपीएसपी कहाँ से लिया है, तो हम लोग आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मार्क करेंगे, ना कि स्पेनिश। ओके। अब सबसे पहले इसकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं कि डीपीएसपी को नोबल फीचर किन्होंने बोला था। अम्बेडकर जी ने इनको नोबल फीचर बोला था। कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था? ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था। डीपीएसपी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्साइंस हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लिखा हुआ था, जिसमें गवर्नर जनरल को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने का इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है। उसी वजह से डीपीएसपी को भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। अब सबसे पहले डीपीएसपी जो होता है, इट सीक्स टू स्टैब्लिश द वेलफेयर ऑफ स्टेट। ये राज्य की सुरक्षा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, राज्य के लिए अच्छे काम करने के लिए, वेलफेयर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जो डीपीएसपी है वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी डिनोट करता है, जबकि जो फंडामेंटल राइट्स है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी डिनोट करता है। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 क्या कहता है? ये कहता है स्टेट्स, मीनिंग ऑफ स्टेट। हम लोग ने आर्टिकल 12 में भी पढ़ा था, स्टेट की भाषा डेफिनेशन बताने के लिए कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। अब स्टेट के अंदर हर वो गवर्नमेंट बॉडी आ जाती है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है। सब कुछ आ जाता है विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। ठीक। नेक्स्ट है आर्टिकल 37 की डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है। अब जैसे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जस्टिसिएबल इन नेचर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम अगर मान लीजिए किसी भी आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हो। बट ऐसा डीपीएसपी में नहीं होता है कि मान लीजिए कोई डीपीएसपी का वायलेशन हो रहा है, स्टेट कर रही है मान लीजिए सरकार, तो ये नहीं कि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके आवाज़ उठाएंगे कि मेरे साथ ये डीपीएसपी का वायलेशन हुआ है। ठीक है, वो लागू नहीं होता है। ठीक, इसलिए नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर होते हैं। ओके। सो अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल्स देखते हैं। इसको एक स्टोरी लाइन के साथ समझेंगे। फॉर एग्जांपल एक एलडीसी है, मतलब एक लोअर डिवीज़न क्लर्क है। अब उसके दिमाग में एक चीज़ आई है कि उसको अपने राज्य की वेलफेयर करना है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, उसको अपने स्टेट का वेलफेयर करना है। तो वो क्या करता है? एलडीसी गोज़ टू पीएचसी। पीएचसी मान लीजिए उसका पब्लिक हेल्थ सेंटर करके एक ऑफिस है उसका, वो पीएचसी से बाहर जाता है और वो देखता है कि बहुत लोगों में बहुत अफरा तफरी है। ठीक है, तो वो सोचता है कि अब वो लोगों को फ्री लीगल एड देगा, मतलब फ्री लीगल एडवाइस देगा। ठीक। अब जब वो देखता है कि लोग जो हैं फिर भी बहुत अफरा तफरी में हैं, एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं, तो वो डिसाइड करेगा कि अब चलो एक पंचायत बिठालते हैं। ठीक है, पंचायत का काम क्या? पंचायत बना के लोगों के बीच में जो भी झगड़ा और जो भी मशवरा हो रहा है उसका सुलह करवाने के लिए वो पंचायत स्टैब्लिश करता है। अब जब लोगों के बीच में शांति बन जाती है, तब अब वो देखता है कि अब तो लोग हैं, अब बेरोजगारी है, तो काम करते हैं, इनको राइट टू वर्क, मतलब काम करने का अधिकार इनको दिया जाना चाहिए, ताकि ये अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर पाएँ। ठीक। अब जब उनको राइट टू वर्क मिल गया, अब एलडीसी ये देखेगा कि जहाँ पे भी लोग काम कर रहे हैं क्या वहाँ पे एक अच्छा वातावरण है कि नहीं है, कि जैसे जो गर्भवती महिलाएं हैं क्या उनको प्रॉपर मैटरनिटी केयर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो वो ये देखता है। तो मतलब जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन जो है, क्या उस पर्टिकुलर प्लेस में जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस हैं कि नहीं है। और फिर जब ये सब उसको जब ये सब देखने के बाद अब वो देखेगा जो भी वेज है, मतलब जो भी आपको सैलरी मिल रही है लोगों को, वो क्या प्रॉपर मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है। अब उसके बाद उसका काम ये होगा, अब उसके बाद जो है उसका नेक्स्ट स्टेप होगा कि जिस भी इंडस्ट्री में जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो देखेगा कि क्या वर्कर जो है वो प्रॉपर एक मैनेजमेंट के साथ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक। तो ये था हमारा 38 आर्टिकल से लेकर 43A तक के एक स्टोरी लाइन, कि पहले एक एलडीसी होता है, उसके दिमाग में एक ख्वाब आता है कि चलो अब वो स्टेट का वेलफेयर करता है। ठीक है, आर्टिकल 38 जो बात करता है वेलफेयर ऑफ स्टेट से। अब एलडीसी गोज़ टू पीएचसी। अब है तो ये बहुत आसान से लिखने वाला, बट इसमें टोटल 6 आर्टिकल्स हैं, तो मतलब टोटल 6 चीज़ें हैं। ठीक है। अब एल से क्या है? एल फॉर लिवलीहुड। लिवलीहुड का मतलब क्या है कि जो एडिकेट, मतलब राइट टू एडिकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, लोगों को रहने के लिए प्रॉपर उनके पास मीन्स रिसोर्सेज हैं कि नहीं हैं।
तो ये था लिवलीहुड। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। डी से क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जैसे मान लीजिए कोई ट्राइबल एरिया में लोगों को प्रॉपर उनको मटेरियल रिसोर्सेज प्रोवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो वो ये चेक करेगा, ठीक है। सी से होता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मतलब जितना भी जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है क्या वो प्रॉपर है या नहीं है। पी से है इक्वल पे। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वेमेन, मतलब आदमी और औरतों के लिए इक्वल पे है। अगर वो इक्वल काम कर रहे हैं तो उनको इक्वल पे भी मिलना चाहिए, ठीक है। फिर एच से है हेल्थ। अब हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको प्रॉपर प्रोवाइड होनी चाहिए जितने भी लोग हैं, मैन वेमेन और वर्कर। एंड सी से है चिल्ड्रन, ठीक है। बच्चों के लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हेल्दी रखने के लिए जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो ये सब देखेगा। तो 39 पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो मतलब ये क्लियर हो गया कि LDC गोज़ टू PHC और इसके अंदर LDC PHC क्या क्या इनका रियल मतलब क्या है। फिर आता है 39A। जब LDC PHC से बाहर जाता है, देखता है कि लोगों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ हैं, तो वो फ्री लीगल एडवाइस देने की कोशिश करता है, ठीक। अब फ्री लीगल एड का मतलब क्या होता है कि समान न्याय मिले और मुफ्त में कानूनी सहायता, अगर किसी को ज़रूरत है तो मुफ्त में उसको कानूनी सहायता भी दी जाए, ठीक। अब फिर उसके बाद फ्री लीगल एड देने के बाद LDC क्या करता है? पंचायत का गठन करता है। पंचायत सभी पता है, ग्राम पंचायतों का गठन, ऑर्गेनाइजेशन करना, वो आर्टिकल नंबर 40। अब आर्टिकल 13 है राइट टू वर्क। अब जब पंचायत सब कुछ बनने के बाद अब लोगों को बेरोजगारी से मुक्त करना पड़ेगा, ठीक है। 41 आर्टिकल है कि उनको काम करने का, मतलब कुछ मामलों में जैसे काम, शिक्षा या सार्वजनिक सहायता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 41 में दिया गया है, ठीक। आर्टिकल 42 कहता है कि जो भी अब लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, क्या उनका जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको प्रॉपर केयर मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो वो आर्टिकल 42 के अंदर आता है। फिर आर्टिकल 43 है, जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी अलाउंसेस वगैरह जो भी जिसके वो हकदार हैं, क्या उन्हें प्रॉपरली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो देख रेख करना। फिर 43A है आपका इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर्स का मैनेजमेंट, जो वर्कर्स की जो पार्टिसिपेशन है उसका मैनेजमेंट, वो 43A में आता है, ठीक है। अब इसी इंडस्ट्रीज से अराइज होती है एक नई चीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटी। मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बन रही है एक इंडस्ट्री से, तो वो आर्टिकल 43B में है। तो ये था आपका 38 से लेकर 43B तक के सारे आर्टिकल्स आए, ठीक। अब आर्टिकल 44 हम लोग आजकल बहुत सुन रहे हैं, तो ये बहुत ही कॉमन है। 44 और 4 इससे आपसे आ सकते, 4 बराबर है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, इससे आप रिलेट कर सकते, बना सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ आर्टिकल नंबर 44। सो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल्स की बात करते हैं। इसको भी हम एक स्टोरी लाइन से ही देखेंगे। तो अब मान लीजिए वही जो LDC है, वही LDC ने क्या अब डिसाइड किया कि वो बच्चों की प्रॉपर केयर करवाएगा, ठीक है। तो ही लुक्स फॉर द अर्ली चाइल्डहुड केयर, मतलब 0 से 6 साल तक के बच्चों की चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करना, ठीक। अब वो देखता है कि उनके जो माता पिता हैं वो दलित हैं, मतलब SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक। अब वो ये देखता है कि अब ये जो इनके माता पिता हैं वो बहुत दारूबाज टाइप के हैं, ठीक है। जो पिता हैं उनके, वो बहुत, उन बच्चों के पिता जो हैं वो बहुत दारूबाज हैं, ठीक। और वो यही दारूबाज ही नहीं बल्कि वो जो है वो काउस की स्लॉटरिंग में भी इन्वॉल्व हैं, गाय भैंसों को मारने में भी इन्वॉल्व हैं। तब वो ये डिसाइड करता है कि अब इनसे अच्छे अच्छे काम कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वो सोचता है कि चलो एक काम करते हैं, इनसे एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन कराते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट कराते हैं, इनसे वातावरण की रक्षा करवाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये डिसाइड सोचता है कि अब इन्हीं लोगों से मॉन्यूमेंट्स की रक्षा कराते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड द कल्चर, ठीक। अब फिर उसके बाद क्या होता है कि जो फिर ऐसा करके क्या होता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन हो जाता है, डिवीजन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। फिर उससे क्या होगा कि हमारे कंट्री में, हमारे पूरे राज्य में क्या होगा, शांति आएगी और सिक्योरिटी भी हमारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे आर्टिकल 45 से लेकर 51, ओके। तो मतलब पूरे 36 आर्टिकल से लेकर 51 DPSP कंप्लीट हो गए हैं, ठीक। अब चलिए इसको फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं आर्टिकल 36 से 51 के बारे में, ठीक है। 36 क्या कहता है? मीनिंग ऑफ स्टेट, ठीक। 37 क्या कहता है कि DPSP नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। अब हम लोग स्टोरी लाइन देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले आर्टिकल 38, यानी मान लीजिए एक LDC है, वो
एक एलडीसी है वो डिसाइड करता है कि स्टेट का वेलफेयर करे, आर्टिकल 38। अब एलडीसी क्या करता है, इसके लिए गोज़ टू पीएचसी, मतलब वो अपने ऑफिस पीएचसी से बाहर जाता है। अब एलडीसी पीएचसी क्या क्या, एल से मतलब लिवलीहुड, डी से मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, सी से मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, पी से मतलब इक्वल पे फॉर मैन एंड वेमेन, और एच से हेल्थ फॉर चिल्ड्रन, सभी को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करना, सी से चिल्ड्रन को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना जो हेल्थ से रिलेटेड। ठीक, तो एलडीसी गोज़ टू पीएचसी, आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 ए क्या कहता है, अब इसके बाद जब एलडीसी पीएचसी से बाहर गया तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग बाहर इकट्ठा हैं, तो उन्हें सोचते डिसाइड करता है कि वो मुफ्त में न्यायिक सुरक्षा देगा, उनको फ्री एडवाइस देगा। ठीक, अब फ्री लीगल एडवाइस देने के बाद उसने डिसाइड किया कि अब लोगों के बीच में शांति बनाने के लिए वो पंचायत का गठन करेगा। ठीक है, पंचायत के गठन मतलब आर्टिकल 40। उसके बाद वो सोचता है कि चलो अब एक काम करते हैं, हम लोग इन सबको काम करने का अधिकार देते हैं, मतलब राइट टू वर्क, इन सबको काम करने का अधिकार है ताकि ये अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकें, आर्टिकल 41। नेक्स्ट आर्टिकल 42, अब काम का अधिकार करने के लिए वो देखता है कि क्या, अब वो चेक करता है कि जहाँ पे भी लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे क्या उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब क्या उनको जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, कि उनको जो मैटरनिटी रिलीफ है, मतलब जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको क्या प्रॉपर मैटरनिटी केयर या रिलीफ मिल रही है कि नहीं मिल रही, वो चेक करता है। जब वो ये सब चेक करने के बाद अब वो नेक्स्ट चेकिंग करता है कि क्या उनको प्रॉपर सैलरी अलाउंसेस वगैरह मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ठीक, जब ये सब प्रॉपर उसको जस्टिफिकेशन मिल जाता है, उसके बाद वो ये देखता है क्या जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनमें प्रॉपर मैनेजमेंट है कि वो इंडस्ट्रीज में प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं, क्या वो कोऑपरेशन के साथ सोसाइटी बना रहे हैं कि अपने आप ही में लगे हैं, तो वो ये सब चेक करता है। ठीक है, ये फिर आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लोग ऐसे याद करते हैं 4 और 4 बराबर है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, और वैसे भी इस आर्टिकल का आजकल हम लोग न्यूज़ में काफ़ी सुन भी रहे हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट स्टोरी लाइन बनती है आर्टिकल 45 से। जैसे वही एलडीसी अब चलो उसका ध्यान जाता है बच्चों पे, तो वो प्रॉपर डिसाइड करता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर देगा, 0 से 6 साल तक के बच्चों को प्रॉपर चाइल्डहुड केयर देगा। आर्टिकल 45 इस केयर की बात करता है। फिर आर्टिकल 46 कहता है कि अब वो ये देखता है कि जो इनके पेरेंट्स हैं, जो इन बच्चों के पेरेंट्स हैं वो SC/ST हैं। ठीक, अब SC/ST अब वो देखता है कि जितने भी इनके जो पिताजी हैं, बच्चों के जो पिताजी हैं वो फिर इंटॉक्सिकेंट मतलब दारूबाज टाइप के, आर्टिकल 47। अब वो इन जो दारूबाज हैं पिताजी, और वो इससे बहुत सारी गलत आदतों में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि गाय भैंसों को मारने में इन्वॉल्व हैं, तो आर्टिकल 48 है स्लॉटरिंग ऑफ काउज, और इसमें आता है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, फिर 48 कहता है कि अब इनको एक काम करते हैं कि अच्छे काम कराते हैं, जैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। ठीक, फिर मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्शन करना। ठीक है, फिर इससे क्या होगा कि जुडिशियल एग्जीक्यूटिव में अच्छे संबंध होंगे। ठीक, फिर हम इससे क्या होगा कि हमारे कंट्री में राज्य में एक अच्छी शांति बनी रहेगी। तो ये थे आर्टिकल 36 से 51 DPSP कंप्लीटेड। ठीक है, आप इसको बार बार उसी स्टोरी लाइन से याद करिए। ये प्रॉपरली ये जितने भी मैंने बॉक्स में वर्ड्स लिखे हैं, ये एक कीवर्ड है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए पूछ ले कि आर्टिकल 48 क्या कहता है, तो आपको तुरंत ये स्लॉटरिंग ऑफ काउस बफेलोस देख के एनिमल हस्बेंड्री याद आना चाहिए। ओके, तो ये थे आर्टिकल 36 से 51 है DPSP। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो DPSP अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुए हैं वो कौन कौन से थे। ठीक है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, पुअर, वर्कर, चाइल्ड, इन्वायरमेंट, ये DPSP अमेंडमेंट से ऐड हुए थे। यानी पुअर क्या, फ्री लीगल एड, जो गरीब हैं उनको, जो हम लोगों ने पहले 39A में पढ़ा था कि गरीबों को फ्री में न्यायिक सुरक्षा देना। ठीक है, न्यायिक सलाह देना। ठीक, नेक्स्ट है 43A पढ़ा था हम लोगों ने। ये क्या कहता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, मतलब लोग जो वर्कर हैं उनका पार्टिसिपेशन इंडस्ट्रीज़ में प्रॉपरली मैनेजमेंट की तरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर चाइल्ड, आर्टिकल 39 है चाइल्ड 39। अब 39 के अंदर जो है वो सब कुछ आ जाता है, LDC गोज़ टू PHC, जिसमें ये बात करेगा चिल्ड्रन के बारे में। तो 39 जो आर्टिकल है वो अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ, दैट इज़ टू चाइल्ड। अब इन्वायरमेंट में कौन सा, अब फिर उसके बाद 48A, तो आप ऐसे रख सकते हैं गरीब वर्करों के बच्चे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में लग गए हैं। तो ठीक, ये है स्टोरी लाइन कि गरीब वर्कर्स के बच्चे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कर रहे हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये 4 आर्टिकल्स इंक्लूड हैं। पुअर से फ्री लीगल एड 39A, वर्कर, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज 43A, चिल्ड्रन का हेल्दी डेवलपमेंट 39 आर्टिकल, LDC गोज़ टू PHC जो कहता है, और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट 48A। ठीक है, फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो हमारा आर्टिकल जुड़ता है, टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस एंड फैसिलिटी।
ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट। तो ये 38 आर्टिकल जो है वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू जोड़ता है। अब 86 में क्या है, ये हम लोग ने पढ़ा था 21A जो पहले पढ़ चुके हैं, प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन 14 साल तक के बच्चों के लिए जो एजुकेशन है वो 21A से जुड़ी थी। आर्टिकल 45 जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर, इसमें ही हम लोग ने किया था कि अर्ली चाइल्डहुड केयर 0 से 6 साल तक के बच्चों को। ठीक है, और आर्टिकल 51A के जो है 6 से 14 साल बच्चों के लिए एजुकेशन जो है वो आर्टिकल 51 सब क्लॉज ए में जो हम लोग ने पहले पढ़ चुके थे इसके अंदर और आगे भी हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर कि क्या कहता है। ठीक, 97th जो है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 43B जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो हम लोग ने ये पढ़ा था 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो है वो इंट्रोडक्शन जो हुआ था वो हमारा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ था। तो ये कुछ आर्टिकल्स थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुए थे, मतलब ये कुछ TPSPs हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई थी। ठीक है, अब ये कह सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि जिनके आगे ए लिखा हो वो सभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हो, जिनके आगे ना लिखा हो वो सब ओरिजिनल। जैसे 39 के आगे ए नहीं लिखा है, फिर भी तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ी हुई है क्योंकि इसका एक क्लॉज है वो जुड़ा हुआ है। 39 में LDC गोज़ टू PSC चिल्ड्रन के बारे में जो है वो जुड़ा है इस अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक, जैसे 38 में क्या है, टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस एंड फैसिलिटी, ये एक क्लॉज है जो 38 के अंदर। जैसे 38 पर बात क्या करता है, वेलफेयर ऑफ स्टेट। वेलफेयर ऑफ स्टेट के अंदर एक ये सब क्लॉज है जिसका नाम है टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस एंड फैसिलिटी, जो जुड़ा हुआ है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक, अब हम लोग ये देखते हैं एक नेक्स्ट डिस्प्यूट है कि फंडामेंटल राइट वर्सेस DPSP के बीच में, कि इनके बीच का डिफरेंसेस क्या हैं। तो क्या हुआ था कि दो केसेस आए थे, एक था चंपकम दोराई राजन केस जो 1951 में आया था, गोलकनाथ केस 1967 में आया था। तो इस केस में चंपकम दोराई राजन केस में क्या कहा गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो DPSP के ऊपर हमेशा हैं। ठीक, अब हम लोग जाहिर सी बातें पढ़ ही चुके हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स वो जस्टिसेबल है और DPSP नॉन जस्टिसेबल है, तो हमेशा फंडामेंटल राइट्स को जो है वो DPSP के ऊपर है। नेक्स्ट क्लॉज इसमें यह आता है कि फंडामेंटल राइट्स को हम लोग अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, वही 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही ये कहता है ना कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी FR। ठीक, ये इसने ये बताया था कि 24 CA में ये बोला गया था कि जो पार्लियामेंट है वो किसी भी फंडामेंटल राइट को अपनी कन्वीनियंस के अनुसार अगर उसको लगता है अमेंड करना तो वो अमेंड कर सकता है। ठीक है, फिर यहीं एक गोलकनाथ केस आया था कि पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे FR फ्रॉम द सिटीजन्स। एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे इमरजेंसी के दौरान आपसे आपके फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया जाएगा, जब मार्शल लॉ होगा तब छीन लिया जाएगा, या नेशनल इमरजेंसी होती है तब छीन लिया जाएगा आपसे। फिर एक क्या है कि 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक आया था, वो ये कहता है कि नो लॉ विच सीक्स टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 39B to C shall be declared null and void on the grounds of आर्टिकल 14 and 18। मतलब ये है कि कोई भी लॉ अगर मान लीजिए वो आर्टिकल 39 सब क्लॉज B और C को फॉलो नहीं करता है तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है नो सच लॉ, इसमें एक और नो सच लॉ शैल बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट। मतलब अगर मान लीजिए कोई भी ये जो लॉ पार्लियामेंट बनाती है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उस पर्टिकुलर लॉ का क्वेश्चनिंग कोर्ट में नहीं होगी। ठीक है, ये सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन है, इसको याद करना या ना याद करना वो आपके ऊपर है। बस आप इतना याद रखिए कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहता क्या था और 25 CA क्या कहता था। ठीक, अब इसके बाद एक हमारे पास एक ऑलराउंडर केस हम सब ने पढ़ा है, केशवानंद भारती केस 1973 में। इसने बोला था कि FR फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि फंडामेंटल राइट्स को हम लोग अमेंड तो कर सकते हैं, बट अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल ढांचा है उसको बिगाड़ता है तब उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मतलब विदाउट डिस्टर्बिंग एंड विदाउट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्टर्ब किए बिना फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना है। ठीक, और यही केशवानंद भारती केस वो 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था वो इसके क्लॉजेस जो हैं वो 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी हमें देखते हैं। ठीक है, इसमें दो प्रोविज़न हुए थे। पहला प्रोविज़न जो था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था और दूसरा जो था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक, इसी के अराउंड एक नया केस आता है
मिनर्वा मिल केस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फाउंड ऑन द बेडरॉक बैलेंस बिटवीन FR एंड DPSP। मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स और DPSP के बीच का एक मजबूत ढांचा है, ठीक है। एक कहीं एक जस्टिसेबल इन नेचर है तो एक नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, बट इम्पॉर्टेंस दोनों की अपनी अपनी जगह है, ठीक है, वेलफेयर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट के लिए। ओके, सो ये थे हमारे DPSP, जो कि जिसका जस्ट मैंने आप रिवाइज़ कर लिया, हम लोग ने रिवाइज़ कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या थे, ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बिल्कुल नहीं थे, ठीक है। इनको ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो सरदार स्वर्ण सिंह जी की कमेटी बनी थी, उसके थ्रू ये आए हैं। हम लोग ने कहाँ से लिया है, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। DPSP आयरिश था और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो रशिया से हैं। 8 ओरिजिनली जो थी वो 8 ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया गया था, ठीक है। बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 हुआ था, जिसमें टोटल 10 ड्यूटीज़ हैं। बट फिर उसके बाद एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है 11th, ठीक है। तो अब टोटल हमारे पास इस समय टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो हमारे पास इस समय 11 है। अब ठीक है, जैसे उस समय जो 10 ड्यूटीज़ थी वो 51A के अंदर सब क्लॉज ABCDEFGHI, और जो 11th वाली जो जुड़ी है दैट इज़ 51A के, ठीक है। इस टाइम पे जो PM थी वो इंदिरा गांधी जी थी। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई थी उस पर PM जी तो थी वो इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। अब जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में विद अ ट्रिक, ठीक है। अब अच्छे से देखिएगा, इसमें देखिए जो फंडामेंटल जो है 51A के अंदर सब क्लॉज ए में आप सबसे पहले एंथम देख लीजिए, ठीक है। ये जो एंथम है, एंथम या बाइट से आप देख लीजिएगा, इससे आप तुरंत लगाइएगा 51A, ठीक है। फिर नेक्स्ट है B। अब B से देखिए क्या भगत सिंह है। भगत सिंह जी के बारे में सबको पता है कि इन्होंने बहुत स्ट्रगल, इनका जो स्ट्रगल है बहुत रियल स्ट्रगल, इन्होंने अपने इंडिया को आज़ाद कराने में इनका जो स्ट्रगल है वो बिल्कुल देखने वाला है, ठीक है। तो B से भगत सिंह क्या थे, उन्होंने एक फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये B से भगत सिंह, ठीक है। C, अब C में क्या है, 3, C का जो नंबर है वो ABC, मतलब A का 1, B का 2, C का 3 है। तो 3 में क्या क्या 3 चीज़ें आती हैं, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये 3, इस 3 से हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, C से C फॉर 3। तो C में क्या आएगा, 3 चीज़ें आएंगी, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अब D से क्या एक कीवर्ड है, डिफेंड करना, ठीक, कि अगर मान लीजिए कभी भी आपका ज़रूरत पड़ी अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए वॉर के टाइम पे, तो आप बिल्कुल हाजिर रहेंगे उसमें, ठीक है। फिर ई से टर्म आता है इक्वालिटी। अब देखिए पूरा एक तरीके से बात करता है ना कि वुमेन की डिग्निटी मेंटेन करना, डाइवर्सिटी, जो हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी प्रॉपर इसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ई से इक्वालिटी। एफ से क्या आता है, फोर्ट। एफ से हम लोग रेट कर सकते हैं फोर्ट क्या है, फोर्ट हमारा क्या है, हेरिटेज है, तो उसको प्रोटेक्ट करना हमारा कर्तव्य है। अब जी से ग्रीनरी। अब ग्रीनरी से क्या रिलेट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट, ठीक है। तो हमारा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारा मौलिक अधिकार है, जो कि जी के अंदर आता है, सब क्लॉज जी। अब एच से क्या है, ह्यूमैनिज्म। अब ह्यूमैनिज्म टर्म ही इस पर्टिकुलर ड्यूटी में है, ठीक है, कि ह्यूमैनिज्म और स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर को पूरा डेवलप करना, दैट इज़ एच। अब आई से हम लोग ने फेवरेट कोट सुनी थी, आई टू एन आई मेक्स होल वर्ल्ड ब्लाइंड। मतलब जो ये गांधी जी ने कहा था, गांधी जी किस प्रिंसिपल को फॉलो करते थे, नॉन वायलेंस। तो आई से जो है दैट इज़ नॉन वायलेंस, ठीक, ये नॉन वायलेंस टू एब्जॉर्ब वायलेंस, ठीक। फिर उसके बाद जे। अब जे से जडेजा जो है इंडियन क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर प्लेयर, वो एक ऑलराउंडर है। अब इसमें सब कुछ आ जाता है, ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। तो जे से जडेजा, जड्डू के ऑलराउंडर भी हैं, मतलब वो बैट्समैन भी हैं, बॉलर भी हैं, फील्डर भी हैं, और सब कुछ अच्छे चीज़ हैं, अच्छे बॉलर हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे फील्डर हैं, तो वैसे ऑलराउंडर, ठीक है। फिर के तो हम सबको पता है कि ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ा था, ये पर्टिकुलर क्लॉज दैट टॉक्स अबाउट 6 से 14 साल बच्चे के लिए प्राइमरी एजुकेशन से। तो ये थे हमारे ABCDEFGHIJ के से फंडामेंटल ड्यूटीज़।
तो इसको आप अच्छे से उस कीवर्ड्स को पर्टिकुलर पढ़िएगा, जैसे ए से एंथम, बी से भगत सिंह फ्रीडम स्ट्रगल, सी से 3 चीज़ें आती हैं, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। फिर डी से डिफेंड करना कंट्री को कभी ज़रूरत पड़े तो, ई से इक्वालिटी मेंटेन करना, एफ से फोर्ट मतलब कल्चर को प्रिजर्व करना, जी से ग्रीनरी मतलब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, एच से ह्यूमैनिज्म को प्रमोट करना, स्पिरिट ऑफ कॉमन साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करना। फिर आई से नॉन वायलेंस, कैसे नॉन वायलेंस, एन आई टू एन आई मेक्स होल वर्ल्ड ब्लाइंड, किसने बोला था? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी कौन से प्रिंसिपल पे विश्वास रखते थे? नॉन वायलेंस पे। जडेजा जी जो थे, जे फॉर जडेजा, वो ऑलराउंडर हैं। मतलब क्या है कि हमें हर स्फेयर्स में जो है वो एक्सेलेंस ड्राइव करना चाहिए। के से हम सबको पता है कि 6 से 14 साल बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक, तो ये जो है ये पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो आर्टिकल 51A के डिफरेंट सब क्लॉजेस हैं, फ्रॉम ए से लेकर के तक टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप जो भी इस वीडियो में डिस्कस किया गया है DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको अच्छे से क्लियर होंगी, और आप इसको बार बार देखिए, बार बार इसको रिवाइज़ करिए, तभी आपके अंदर वो कहानी, वो स्टोरी लाइन DPSP की और ये जो कीवर्ड्स हैं वो बिल्कुल बैठ जाएंगे। सो थैंक यू गाइस, एंड आई होप कि आप नेक्स्ट वीडियो में भी ट्यून्ड रहेंगे।